हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में हम आप सभी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप 9th 10th 11th 12th डिप्लोमा यूजी पीजी सभी कोर्स के फ्रेश फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के फाइनल प्रिंट तक का सारा प्रोसीजर आपको बताएंगे। जिन स्टूडेंट में सेलेक्ट कोर्स की प्रॉब्लम आ रही है उनका भी बताएंगे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो कैसे सही होगी। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। फ्रेश फॉर्म फिल करने को लेकर के जितनी सारी क्वेरी होंगी आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। जो भी नहीं होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो scholarship.gov.in इस नाम से आती है, और जो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा एक स्टूडेंट वाला ऑप्शन। जब आप इस तरह से देखेंगे साइट को तो यहाँ पे एक स्टूडेंट वाला ऑप्शन यहाँ कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा जो रेड कलर में है। उसके बाद आपको इस पर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। पहला बॉक्स जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए है और SC ST वालों के लिए। दूसरा बॉक्स जो है वो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए है और तीसरा बॉक्स माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब मैं बात करूं अगर कि OBC वालों का रजिस्ट्रेशन की, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि OBC कैटेगरी के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जिस भी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन करना होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाकर के आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपना शिक्षण संस्थान, वर्ग, जाति, समूह, सारा जो ऑप्शन होता है सारा कुछ सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करना अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ पे जो रोल नंबर मेन इशू आता है रोल नंबर डालने का, तो यहाँ पे दो बॉक्स होते हैं, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। तो आपको जो है दूसरे वाले बॉक्स में ही अपने रोल नंबर को डालना है, पहले वाले बॉक्स में नहीं डालना। पहले वाले में अगर आप फिल करेंगे तो रोल नंबर नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको दूसरे वाले बॉक्स में डालना है। आपको अपना पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे देख लीजिए, जैसे आपका नाम हो जाए @ या हैच हो जाए, उसके बाद में 2-3 न्यूमेरिकल जो वैल्यू है होनी चाहिए, मतलब न्यूमेरिक की होनी चाहिए। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो राहुल @ 2002 या फिर 2003, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे जा करके आपको अपनी OTP डाल देनी है। OTP डालने के बाद कैप्चा डाल लेना है, फिर सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन, इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए मेरे पास क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो है स्क्रीनशॉट है वो दूसरे स्टूडेंट का है और जो फ्रेश फॉर्म फिल करने का है वो दूसरे स्टूडेंट का है। तो मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करना है। उसके बाद में अपने पासवर्ड को याद करके होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे अगर फ्रेश लॉगिन है तो फ्रेश लॉगिन पे, अगर रिन्यूअल लॉगिन है तो रिन्यूअल लॉगिन पे। तो मान लीजिए मैं फ्रेश लॉगिन पे क्लिक किया। फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करने के बाद 4 तरह के इंटरफेस ओपन होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 9th और 10th का है तो पहले वाले में, प्री मैट्रिक वाले में, और अगर इंटरमीडिएट तक का है तो दूसरे वाले में, और अगर इंटर से कोई ऊपर का कोर्स कर रहा है तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जा कर के अपना जो पूरा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और देखिए अब डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगेगा, आपका मांगेगा ये रिन्यूअल कैटेगरी का गलती से स्क्रीनशॉट ऐड हो गया है। यहाँ पे फ्रेश कैटेगरी का आएगा, तो फ्रेश कैटेगरी के लिए क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगेगा, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इस 3 वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस करके एक ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, डिजिलॉकर से वेरिफिकेशन, और छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, फोटो प्रपत्र अपलोड करें। तो देखिए अगर आपको डिजिलॉकर वेरिफिकेशन करना नहीं आता तो पिछली वीडियो में मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है इसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन फ्रेश फॉर्म फिल करने की, उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि
डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कैसे होता है। बस उसके बाद में जैसे आप डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके तुरंत बाद यहाँ पे आएगा कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। जैसे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें वाले पर क्लिक करते हैं, जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तुरंत ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे शैक्षणिक विवरण, देखिए रजिस्ट्रेशन विवरण में तो आपका रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल होगा। उसके बाद शैक्षणिक विवरण में क्या देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम के प्रकार में एक होता है नियमित, एक होता है कि स्वावित्तपोषी। तो आपको अगर रेगुलर है तो रेगुलर, अगर प्राइवेट है तो स्वावित्तपोषी के लिए करेंगे, तो आपको यहाँ पे रेगुलर वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है पाठ्यक्रम का प्रकार, यानी आपका पाठ्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसे पाठ्यक्रम का नाम, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें कोर्स का नाम ही नहीं आता है। तो देखिए कोर्स का नाम ना आने का एक रीज़न है, आपको जो आपका कॉलेज है वो एक डाटा होता है कि उसको अपडेट करना होता है, तो वो उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, इस वजह से कोर्स का नाम नहीं आ रहा है। ये स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए कॉलेज वाइज ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें नहीं आ रहा होगा उसमें सभी कॉलेज के सभी स्टूडेंट में नहीं आ रहा होगा, और जिस कॉलेज में आ रहा होगा उसके सभी में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप अपना कोर्स के लिए जिस कोर्स के रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहेंगे तो कोर्स देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप में नहीं आ रहा तो एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो वहाँ से जब कोर्स अपडेट कर दिया जाएगा ना, यूनिवर्सिटी कोर्स अपडेट करती हैं, तो जब अपडेट हो जाएंगे कोर्स तो आपका रजिस्ट्रेशन होना, मतलब फॉर्म जो है वो फिल होने लगेगा, कोर्स सेलेक्ट होने लगेगा। और जिनका हो रहा है सेलेक्ट वो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि क्या करना है, वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच है, तो यहाँ पे ब्रांच भी सिलेक्ट हो जाएगी। और जैसे आपकी ब्रांच सेलेक्ट होगी ना, यहाँ पे जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप रेस्ट में फिल करे होंगे तो आपका 1 और 3, मतलब एक फर्स्ट ईयर है और 3 साल का कोर्स है आपका। पाठ्यक्रम की पात्रता, यानी आप कौन सी क्या करने के बाद आप कर रहे हैं, यानी इंटर करने के बाद, हाई स्कूल करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम की पात्रता में आप इंटर डाल देंगे, या फिर जो भी आप हाई स्कूल के बाद कर रहे हैं तो हाई स्कूल डाल देंगे। जैसे हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा हो जाता है, तो अगर आप हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 15 नंबर ऑप्शन की बात करें, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यानी देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में फिल कर रहे हैं फॉर्म को, तो फर्स्ट ईयर में फॉर्म को अगर फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डाल देना है कि फर्स्ट ईयर में आपने कौन सी डेट को एडमिशन लिया था। और अगर आप सेकंड ईयर में फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन की डेट है वो डाल देना है। अगर आप सेकंड ईयर में फॉर्म को फिल कर रहे हैं फ्रेश फॉर्म को, तो आपने जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उसकी डेट यहाँ पे 15 नंबर वाले कॉलम में डालनी है। अब बात करें 16 नंबर कॉलम में, 16 नंबर कॉलम में वो डेट डालनी है जिस सत्र में हैं आप। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर की डेट, अगर सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर की डेट। अब यहाँ पे 17 नंबर में आता है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। देखिए इनरोलमेंट नंबर जो है, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि इनरोलमेंट नंबर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जब फॉर्म का आपका स्टेटस फाइनल सबमिट होके आता है ना, जब आपका स्टेटस शो होता है, तो इनरोलमेंट नंबर वाली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि इनरोलमेंट नंबर अपने कॉलेज से पता करके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ ही आप एकदम अपना सही वाला इनरोलमेंट नंबर जो है वही फिल करें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है तो कोई भी 3 से 4 डिजिट जो आपके मन में आए वो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करें आवासीय दिवा छात्र। देखिए दिवा छात्र और आवासीय छात्र में क्या डिफरेंस है। दिवा छात्र वो होते हैं जो अपने घर से आते जाते हैं या फिर कहीं बाहर रूम लेके कॉलेज आते जाते हैं, वो जो हैं दिवा छात्र होते हैं। आवासीय छात्र जिनको कॉलेज के द्वारा हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाता है, वो छात्र जो होते हैं वो आवासीय छात्र होते हैं। जिनको कॉलेज के द्वारा हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाता है वो आवासीय छात्र होती हैं, और जो अपना रूम लेके या फिर घर से आते हैं कॉलेज में, उनका दिवा छात्र होते हैं। अब मैं बात करूं, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको कि आपको यहाँ पे डिटेल ऐड करनी होगी। तो डिटेल में आपको अपने हाई स्कूल की डिटेल ऐड कर देनी है। जैसे आप हाई स्कूल में यहाँ सेलेक्ट ईयर करेंगे, पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम ऐड करना है। इंटर की डिटेल ऐड करेंगे। बाकी अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो ऐड न्यू रो, मतलब एक नई रो ऐड कर लेंगे और उसमें अपनी डिटेल को फिल कर देंगे।
यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। देन सबमिट करने के बाद में आपका एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप दूसरे पे आ जाएंगे निजी विवरण में अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी डाल देंगे, और अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा और माताजी का नाम डाल दीजिएगा। राशन कार्ड नंबर डालने से क्या होता है कि जो आपकी स्कॉलरशिप की प्रायोरिटी होती है ना, वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाते हैं कि पहले आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और जिन स्टूडेंट ने नहीं भी डाला है उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद फिर से टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको अपडेट कर देना है। अपडेट जैसे ही करेंगे तुरंत ही आपके पास ये ऑप्शन दूसरा वाला खुल जाएगा, शुल्क संबंधित। देखिए, शुल्क संबंधित में आपको फ़ीस डालनी पड़ती है। देखिए, अगर आपका फीस जो है वो वार्षिक रूप में जमा होती है, यानी आपकी जो ईयरली है फ़ीस जमा होती है, तो आपको एक साल की जो फ़ीस है वो अपने कॉलेज से पता करनी है। देखिए, जो स्टूडेंट तो गवर्नमेंट कॉलेज से कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जितनी फ़ीस जमा किए हैं वही डाल देंगे। बट जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से कोई भी कोर्स या कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे अपने कॉलेज में पता करके उसके बाद भी यहाँ पे फ़ीस डालनी है। अपने मन से फ़ीस नहीं डालनी है, क्योंकि कॉलेज वाले क्या होता है कि फ़ीस कुछ और लेते हैं और फॉर्म को फिल करते टाइम वो कुछ और बताते हैं कि फ़ीस इतनी डालनी है, जिससे क्या होता है कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट की फ़ीस सेम रहे। जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट हैं सबकी फ़ीस यहाँ पे अनुमोदित नॉन रिफंडेबल शुल्क जो है वो सेम पड़ी रहे। तो अपने कॉलेज से पता कर लेना, उसके बाद फ़ीस डाल देना। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने साल भर में जितनी फ़ीस जमा की है उस सारी की सारी एक रुपये करके यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद टिक करके अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करेंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका जो है फॉर्म है वो, इसके बाद गत वर्ष का विवरण आ जाएगा। गत वर्ष के विवरण में परीक्षा फल कौन से परीक्षा प्रणाली थी, सेमेस्टर थी या फिर वार्षिक थी। देखिए, परीक्षा प्रणाली दो तरह की होती है। अगर आप में जो रिज़ल्ट है, जैसे डिप्लोमा करते हैं आप, तो यहाँ पे आपकी जो गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली है वो सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली है, और अंक प्रणाली जो है वो वार्षिक अंक प्रणाली है। यानी रिज़ल्ट तो आपका 2 बार आता है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और अपने कॉलेज में पता कर लेना है, क्योंकि मैं सभी कॉलेज के बारे में नहीं जानता हूँ, इसीलिए आपको अपने कॉलेज में पता कर लेना है कि जो आपकी परीक्षा प्रणाली है वो क्या है और आपकी जो वार्षिक अंक प्रणाली है वो क्या है। दोनों पता करके ही डालना है। फिर आपको गत वर्ष का प्राप्तांक डालना है कि आपको पिछले क्लास में कितने नंबर मिले, पूर्णांक क्या था, परसेंटेज कितने बने, स्कूल का नाम। देखिए, शिक्षण संस्थान का नाम, यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है ना। मैं बताऊं कि शिक्षण संस्थान के नाम में आपको उस स्कूल का नाम डालना है जहां से आपने पिछली कक्षा की पढ़ाई की। यानी अगर आपने 12th के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपने 12th किस कॉलेज से किया, किस स्कूल से किया, उसका नाम डालना है। अगर आप 11th के बाद 12th का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 11th कौन से स्कूल से किया उसका डिटेल डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको टिक करना है। टिक करने के बाद अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आपका एक प्रोसेस हो जाएगा, लिख देगा कि आवेदन पत्र आपकी प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई, यानी आपका जो फॉर्म है वो फिल कर दिया गया है। फिर अगले प्रोसेस आएगा आपका कि फ़ोटो प्रपत्र अपलोड कर। देखिए, जैसे आप इसको करेंगे डिजी लॉकर वेरिफिकेशन हो जाता है आपका सेम डिजी लॉकर से। जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो होती है वही सेम फ़ोटो आपके फाइनल प्रिंट में आ जाती है। फिर अगला ऑप्शन आता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो आप पहले अपने फॉर्म को पूरी तरह से भर लेंगे, उसके बाद ही आवेदन पत्र को संशोधित करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे नीचे एक लिंक और है जो कि ब्लू कलर में हो गई, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले पे। जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही इस तरह से सारी डिटेल ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको ऊपर सारी डिटेल पढ़ लेनी है कि सारी कुछ सही है। सही होने के बाद में यहाँ पे एक एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या वो डाल देनी है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देना है। देन आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। जब इस डिटेल को डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक वेरीफाई करने के लिए डिटेल ओपन होगी, जहाँ पर आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी कि आपकी सर्विस नेम क्या है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, इशूज़ डेट, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इसमें कोई भी गलती होती भी है
देखिए इसमें सही तो यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसमें कोई गलती पाई जाती है तो आपको अपना जो फॉर्म है मतलब आय प्रमाण पत्र वेरीफाई कर रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको अपने तहसील से जाके दोबारा से बनवा लेना है, और दोबारा से बनवाने के बाद में ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, अगर पहले फिल कर देंगे तो फिर आपके फॉर्म में अगर कोई आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वेरीफाई इनकम डिटेल करना है। जैसे वेरीफाई इनकम डिटेल करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे लिख जाएगा कि आपका आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक मिलान सफल हुआ, सेम आपको फिर इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई करना है। डिटेल देख लेनी है कि सारी सही है, अगर डिटेल सही है तो आप फॉर्म को लॉक कर देना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपका आता है कि जो आधार कार्ड मतलब आधार ऑथेंटिकेशन, यानी आधार ऑथेंटिकेशन में इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे सारी डिटेल ओपन होती है। अगर सारी डिटेल सही है तो ठीक है, अगर आपके आधार की कोई डिटेल गलत है तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है। आधार कार्ड को अपडेट करवाने के बाद ही फॉर्म को फिल करना है। फिर यहाँ पे छात्र का नाम, यहाँ पे लिखा है कि आधार कार्ड संख्या डालें, आधार कार्ड नंबर दोबारा से डालें, यानी 2 बार आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। और देखिए 3 ही अटैम्प्ट में आपको करना है। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन 3 बार में, और आधार OTP ऑथेंटिकेशन 3 बार में, यानी 3 बार में आपका जो है वो कंफर्म हो जाना चाहिए। तो ये जो है पहला वाला पेज है, ये तो अभी डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन का है। डाल के टिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आधार कार्ड का जो है वो प्रमाणीकरण हो चुका है। अब NPCI सत्यापन सेम ही, अगर आपकी मतलब अकाउंट से DBT ऐड है, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में DBT ऐड है तो जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, तुरंत ही तुरंत आपके NPCI वेरिफिकेशन हो जाएगा आधार के साथ साथ ही। उसके बाद आता है हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु। जब इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे देखने को आता है चेक हाई स्कूल बोर्ड API स्टेटस। जब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे चेक हाई स्कूल बोर्ड API स्टेटस, इस पर क्लिक करने के बाद में तुरंत का तुरंत वो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। देख रहे होंगे कि सारा कुछ वेरीफाई हो गया। सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद में आपको जांच हेतु प्रिंट करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि जांच हेतु जब आप प्रिंट करते हैं तो आपके फॉर्म में फ़ोटो नहीं आती, बट फ़ोटो के नीचे आपको एक QR देखने को मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, जो आपको QR देखने को मिल रहा है उसी से आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, फ़ोटो आपकी उसी से वैलिड हो जाएगी। तो आपको अपने जांच हेतु फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके कॉलेज में सारी डिटेल को आपको मैच कर लेना है खुद से, और एक बार कॉलेज में मैच करवा लेना है, जिससे क्या है कि करेक्शन की कोई इशू ना हो। वीडियो को दोबारा से देख के आपको देख लेना है कि क्या मैंने सही फॉर्म को फिल किया है। और फॉर्म को फिल करने के बाद में जब सारी डिटेल सही हो तो दिखा है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, और संस्था में जमा करते हैं तो आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। यानी जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो 48 घंटे बाद ऑटोमेटिक प्रिंट होके आप दोबारा से प्रिंट कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले ऑप्शन पे कि आप अपने फॉर्म को है में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके फॉर्म फिल करते टाइम मान के चलिए कि कोई भी गलती हो गई, कि कोई भी चीज़ आपने गलत फिल कर दिया, तो उसको सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को जो है वो संशोधित कर लेना है। जो भी डिटेल, जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो एक एक स्टेप ओपन होता है, वैसे आपका एक एक स्टेप ओपन होगा। आपको जो डिटेल सही है मिलान करना, सबमिट करना, जो सही है मिलान करना, सबमिट करना। फिर जहाँ पे आपके गलत है वहाँ पे उसको आपको दोबारा से फिल करके सबमिट कर देना है। ओके स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।